फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको 78th इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आज का दिन है झंडा लहराने का, मिठाई खाने का, सोशल मीडिया पे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखकर अपनी पैट्रियोटिक सेल्फी पोस्ट करने का, एंड ऑफ कोर्स 2-3 देशभक्ति सॉन्ग्स लाउड स्पीकर पे बजाने का भी ट्रेडिशन है। नो डाउट सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए, पर क्या 1947 में हमने आज़ादी सिर्फ 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए गेन की थी? क्या हमारा मकसद सिर्फ एक दिन का सेलिब्रेशन था? ऑफ कोर्स नॉट। क्या हर वक्त मुल्क की तारीफ़ करना ही हमें पैट्रियोटिक बनाता है? क्या क्रिटिसिज्म करने से हम देशद्रोही गद्दार बन जाते हैं? अगर तुम में से भी कोई ऐसा सोचता है तो अफसोस। समटाइम क्रिटिसिज्म इज़ एक्चुअली द नीड ऑफ द आवर। कभी कभी सिर्फ रंग बिरंगी बातें करने के बजाय वी हैव टू रिमूव द फिल्टर एंड सी द रॉ ट्रुथ, क्योंकि हर वक्त मुल्क की तारीफ़ करना मोहब्बत का सबूत नहीं होता। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ये खुद के साथ एक धोखे जैसा है। इन 1947 वी ब्रोक द चेन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, पर आज 78 साल के बाद सवाल ये है, क्या हम वाकई आज़ाद हैं? टुडे लेट्स वॉक टुवर्ड्स द रियल ट्रुथ, व्हाट वी अचीव, व्हाट वी मिस्ड एंड व्हाट इज़ स्टिल लेफ्ट। क्योंकि अगर ये समझ नहीं आया तो अगले 22 साल के बाद जब हम आज़ादी के 100वें साल में कदम रखेंगे तब भी हम यही सारी चीज़ें दोहरा रहे होंगे। देखो, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन एक स्टूडेंट जो स्कूल से ग्रेजुएट हो चुका है, लोग उसकी ग्रेजुएशन सेलिब्रेट कर रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, केक काट रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी वो अभी जॉबलेस है, उसके पास स्किल नहीं है, उसका फ्यूचर प्लान भी क्लियर नहीं है। पेपर पे तो ग्रेजुएट लिखा है, लेकिन असल ज़िंदगी में वो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। इंडिया की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज़ादी का सर्टिफिकेट तो मिल गया है, पर डेवलपमेंट का सिलेबस अभी भी अधूरा है। वी आर फार बिहाइंड वेयर वी नीड टू बी। समझ लो आप एक रेस में भाग रहे हो, 7-8 लोग आपस में compete कर रहे हैं और आप 3rd पोजीशन पे आते हो। अब सवाल ये है कि आप किससे कंपेयर करोगे, किससे compete करोगे? उनसे जो पीछे रह गए आपसे, या उनसे जो आपसे आगे निकल गए? क्या आप ये घमंड करोगे कि मैंने पीछे वाले को हरा दिया, या ये सोचोगे कि वो 2 लोग मुझसे आगे कैसे निकल गए? और ये सोच के और ज़्यादा हैरत होती है कि वो आगे निकलने वाले वो थे जो रेस में बाद में आए थे, कम तजुर्बा रखते थे, फिर भी हमसे तेज़ निकल गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपना सबसे बड़ा जीत का मेडल इस बात को मानते हैं कि हम पाकिस्तान से आगे हैं। और हाँ, ये जीत अपनी जगह है, लेकिन सोचो, ये ठीक वैसा ही है जैसे हम रेस में 3rd आए हैं और compete करके खुश हो रहे हैं 4th वाले से। लेकिन हमसे 2 कदम आगे जो चाइना भाग रहा है, हमें उसे देखने का वक्त नहीं मिलता। वो चाइना जो इस रेस में हमसे बाद आया था, हमसे कम रिसोर्सेज के साथ शुरू हुआ था, पर आज देखो वो दुनिया की टॉप इकोनॉमीज़ में भाग रहा है। अगर हम इसी तरह सिर्फ पीछे देख के खुश होते रहेंगे तो आगे चलने वाले हमारे लिए सिर्फ धूल छोड़ते जाएंगे। और इसलिए आज हम सिर्फ जश्न नहीं मनाएंगे, हम अपना असली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देखेंगे, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, टॉपिक बाय टॉपिक, कि हमने 78 सालों में क्या अचीव किया और क्या अचीव करना बाकी रह गया है। क्योंकि सिर्फ रंग बिरंगा झंडा लहराना काफ़ी नहीं है, हमें अपने देश का प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करना होगा। सबसे पहला सब्जेक्ट इकॉनमी। जब हम इकॉनमी की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले जीडीपी पे जाता है। अभी के वक्त में इंडिया की जीडीपी रैंकिंग 4th है। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट इकॉनमी। 4th लार्जेस्ट इकॉनमी होना अपने आप में एक बहुत अच्छा एहसास है, पर क्या 4th लार्जेस्ट इकॉनमी होने के बाद भी हमारी सारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? तो इसका जवाब है नहीं। ये सिर्फ एक इल्यूजन की तरह है। हम जब भी जीडीपी की बात करते हैं तो हमें पर कैपिटा इनकम को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। जिस तरह से इंडिया का जीडीपी रैंकिंग बहुत अच्छा हो चुका है, उसी तरह से इंडिया का पर कैपिटा इनकम अभी भी बहुत नीचे है। सोचो, किसी राजा के पास मुल्क का 90% पैसा हो,
और बाकी बचे लोगों के पास 1% भी ना हो, तो ऐसे में आप क्या कहोगे कि वो मुल्क अमीर है या वो राजा अमीर है? बस हमारी इकोनॉमी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। केक तो बड़ा है पर हमारे प्लेट में टुकड़ा छोटा सा। और जब हम चाइना को देखते हैं, जो रेस में हमसे बाद आया था, पर आज उसका पर कैपिटा इनकम 5 गुना ज़्यादा है हमसे, और सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जीडीपी वाइज भी है। तो जीडीपी वाइज और पर कैपिटा वाइज चाइना दोनों में हमसे कई ज़्यादा ऊपर है। हम जीडीपी वाइज तो आगे निकल गए हैं, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, पर कैपिटा इनकम वाइज अभी हम बहुत नीचे हैं। अगला सब्जेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेल्फ रिलायंस। आत्मनिर्भर का स्लोगन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर आज भी हम मोबाइल फ़ोन से लेकर डिफेंस इक्विपमेंट तक के लिए हेवी इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। मतलब घर के बाहर बोर्ड लगा है सेल्फ रिलायंट का, लेकिन सीमेंट, ब्रिक्स, पेंट सब हम पड़ोसी से मांग रहे हैं। और ये सिर्फ बड़ी इकोनॉमीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। छोटे छोटे मुल्क जैसे वियतनाम ने अपना इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड क्लास बना लिया। इजराइल ने डिफेंस टेक और इनोवेशन में अपना नाम वर्ल्ड टॉप पर लिख लिया। और हम अभी भी सेमीकंडक्टर, एनर्जी इक्विपमेंट और मशीनरीज इंपोर्ट करने में लगे हैं। चाइना तो छोड़ो, छोटे छोटे कंपटीटर्स भी अपना घर बनाकर निकल लिए हैं, और हम अभी भी ड्राइंग बोर्ड पर ब्लूप्रिंट बनाने में लगे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन, स्किल्स और इनोवेशन क्राइसिस की। हम हर साल लाखों ग्रेजुएट्स निकालते हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ी परसेंटेज को बेसिक जॉब्स की स्किल भी नहीं आती। मतलब डिग्री है पर इंडस्ट्री रेडी नहीं। ये ठीक वैसा ही है जैसे तुम स्विमिंग सर्टिफिकेट ले आओ लेकिन पूल में जाकर ट्यूब के बिना तैर ना पाओ। R&D इन्वेस्टमेंट का हाल भी ऐसा ही है। जीडीपी का छोटा सा फ्रैक्शन ही सिर्फ रिसर्च पे लगता है। कंपेयर करो अगर साउथ कोरिया, इजराइल, फिनलैंड जैसे मुल्कों से, तो उन्होंने अपने देश को इनोवेशन पे चलाया है और हम अब भी जुगाड़ पे चल रहे हैं। और जो टॉप टैलेंट होते हैं वो अब्रॉड चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें बेहतर लाइफ स्टाइल, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी सैलरीज मिलती है। मतलब हमने खेत में बीज उगाए, पानी दिए, पर फसल कोई और काट रहा है। अगला मेन सब्जेक्ट है सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। सबसे पहले इनइक्वालिटी। रिच और पुअर के बीच का गैप इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अभी टॉप 1% लोगों के पास ही मुल्क का सबसे ज़्यादा पैसा है, और बाकी के बचे लोग बस उम्मीद लगाए बैठे हैं। मतलब स्टेडियम का VIP बॉक्स फुल है और लोग खड़े खड़े मैच देख रहे हैं। हेल्थ केयर का हाल कोविड ने एक्सपोज करके रख दिया। बेड्स कम, डॉक्टर ओवरवर्कड और मेडिसिन्स ब्लैक मार्केट में। और रूरल एरियाज़ में माल न्यूट्रिशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। एजुकेशन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। बच्चे स्कूल जाते हैं पर आउटपुट बहुत कम दिखता है। मतलब स्कूल की घंटी बजती है, क्लास लगती है, मगर सिलेबस दिमाग के गेट के बाहर ही रह जाता है। अब आते हैं एक अहम सब्जेक्ट पे, गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल विज़न। बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पॉलिटिकल विज़न का कंपास इलेक्शन के अकॉर्डिंग घूमता है। जब इलेक्शन आता है स्कीम्स उसी हिसाब से सेट होती है। कोई भी लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होता। हर 5 साल के बाद बस वोटर को लुभाने के लिए प्लान बनाया जाता है, स्कीम्स दी जाती है। तो ऐसे में मुल्क ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आगे नहीं बढ़ पा रहा, और कंपटीशन के नाम पे हम ज़्यादातर एनर्जी पाकिस्तान को बीट करने पे लगा देते हैं, जबकि असली रेस चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम जैसे प्लेयर के साथ है। और जब कभी कोई बड़ी पॉलिसी या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिसाइड होता है तो पेपर वर्क और अप्रूवल में इतना टाइम लगता है कि साइट पर गड्ढा खुदने से पहले उस फाइल का रंग फीका पड़ जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में ग्रोथ नहीं हुआ। इंडिया में बहुत सारे सेक्टर में अच्छे ग्रोथ हुए हैं, जैसे इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री, इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और UPI जैसे डिजिटल रिवोल्यूशन। नो डाउट ग्रोथ हुआ है, पर ग्रोथ की बात हर कोई करता है। ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों पर ध्यान दे लें जिनको और बेहतर किया जा सकता है। अब ये मैं तुम लोगों पर छोड़ता हूँ। तुम लोग बताओ कि जो डेवलपमेंट हुआ है उसका पलड़ा भारी है या जो रह गया है। मतलब तुम खुद डिसाइड करके बताओ, इंडिया को अभी से कंफर्ट जोन में रहना चाहिए और इसी तरह साल में एक दिन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करके खुश होना चाहिए,
या 365 डेज इसको बेहतर करने की सोच और कोशिश में लग जाना चाहिए। अब जो होना था वो हो गया 78 सालों में। अब आने वाले 22 साल बाकी हैं 100th इंडिपेंडेंस डे तक। ये 22 साल डिसाइड करेंगे कि हम अपने बच्चों को कौन सा इंडिया देने वाले हैं। वो इंडिया जो सिर्फ स्पीचेस में महान हो, या वो इंडिया जो ग्राउंड लेवल पे भी महान हो। तो अब वक्त है अपना फोकस शिफ्ट करने का, सर्वाइवल से ग्रोथ तक, कंपैरिजन से लीडरशिप तक। हर सिटीजन का एक स्मॉल स्टेप मिलके एक गैंट लीप बन सकता है। पॉलिसी के लिए वोट, गलत के लिए आवाज़ और अपने काम में एक्सीलेंस। अगर हमने इन 3 चीज़ों पे सीरियसली काम कर लिया तो 2047 में इंडिया किसी को कॉपी नहीं करेगा, बल्कि लोग इसे कॉपी करेंगे। फ्रीडम एक स्टार्टिंग पॉइंट है। फिनिश लाइन तब आएगी जब दुनिया हमसे सीखने आए, और फिनिश लाइन क्रॉस करने के लिए सिर्फ भागना ज़रूरी नहीं, सही डायरेक्शन में भागना ज़रूरी है।